Hello friends, today we are going to start with states of matter. In last video, we have seen about the properties of matter and learned the properties of matter by performing activities. Now we will see the states of matter. The three states of matter are solid, liquid and गैस. जो हमारे आसपास है, हर सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर स्टेट में है मैटर की. जैसे कुछ चीज़ें हैं जो सॉलिड में हैं, कुछ हैं जो लिक्विड में हैं, कुछ हैं जो गैशियस स्टेट में हैं. सो सॉलिड स्टेट में क्या क्या है आसपास जो हम देख रहे हैं, बुक, पेन, वुड, ब्रिक, आयरन, ये सारी चीज़ें सॉलिड स्टेट में है. अब सॉलिड में क्या होता है, ना इनकी वॉल्यूम चेंज होती है ना शेप चेंज होती है, ये एक फिक्स शेप में है. लिक्विड की बात की जाए तो जो हमारे आसपास वाटर है, पेंट है, ये सारी चीज़ें लिक्विड स्टेट में है. ऑयल है, इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम तो फिक्स है पर इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता. कुछ जिस भी पैन में आपने ऑयल को डाला उस पैन जैसे शेप का हो गया ऑयल. तो ग्लास में डाल रहे हैं अगर तो ग्लास जैसा हो जा रहा है, या वाटर को अगर हम किसी बोल में डाल रहे हैं तो वो बोल का शेप ले ले रहा है, और ग्लास में डाल रहे हैं तो वो ग्लास जैसे शेप का हो जा रहा है. तो इट डजेंट हैव पर्टिकुलर शेप. गैसेस की बात करें अगर तो हम गैसेस को एज सच देख नहीं सकते, पर बलून है, अगर बलून ब्लो करते हैं हम तो वो अलग से दिखाई देता है, मैं एक्सपैंड करता हुआ. दैट मीन्स उसके अंदर एयर है. एयर का कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है. ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन होता है और हम नॉर्मली भी ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. वर्ल्ड में वाटर एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली हर स्टेट में पाया जाता है. एक ही कंडीशन में हर स्टेट में पाया जा रहा है वो. जैसे आइस उसका सॉलिड फॉर्म है, वाटर उसका लिक्विड फॉर्म है और गैस उसका गैशियस फॉर्म है. तो अब इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ेंगे और इनमें फिर डिफरेंस देखेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में. सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा. आप अपने सेल फोन को देखिए या अब जो अपना मोबाइल फोन है उसको देखिए, उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा. ऐसा नहीं है कि आपने उसको ग्लास में डाला तो वो ग्लास के शेप का हो गया. और एक अपना पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम. इसमें क्या होगा, जो स्पेस होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होगा, ज़्यादा स्पेस नहीं दिखाई देगा. डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहुत कम स्पेस होगा. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये दो मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. इनको तोड़ना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड. और गैस, इनको इनको ब्रेक करने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्ट होता है इनको ब्रेक करना. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम. अब जब स्पेस ही नहीं है तो मूवमेंट कैसे होगा. अब मूवमेंट के लिए भी सपोज करिए ये हमारा कुछ सॉलिड है और इसमें अगर पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज है तो इनके बीच में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है. जितना कम स्पेस होगा उतना कम मूवमेंट होगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अगर क्लास में 8-10 बच्चे हैं और क्लास बहुत बड़ी है तो वो आपस में जल्दी जल्दी सीट एक्सचेंज कर सकते हैं. और जब बहुत सारे बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट हैं क्लास में, तो क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं, मूवमेंट उनमें कम हो पा रहा है. ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी होगा. जब स्पेस ही नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा. जब यहाँ स्पेस ही नहीं है, बहुत मिनिमम स्पेस है, तो मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा. दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल. इनको हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके, अगर हम इनमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएं, ये बहुत कम कंप्रेस होंगे और या होंगे ही नहीं. तो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस. बिल्कुल लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में इसका डिफ्यूजन रेट भी बहुत कम होगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में. व्हाट हैपन्स व्हेन अ सर्टेन लिक्विड वी transfer it into some another bowl or another pan, it take the shape of
द सेम पैन इन विच इट गेट ट्रांसफर्ड। लिक्विड में जब हमने ट्रांसफर किया देखा तो कि वो शेप चेंज कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रह रहा है, इसलिए लिक्विड में जो होगा वो शेप फिक्स नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। इसकी वजह से ही लिक्विड किसी भी कंटेनर का शेप ले रहा है। आप एक ग्लास पानी को अगर एक कटोरे में ट्रांसफर करते हो तो वो कटोरे का शेप ले लेगा, लेकिन अगर वापस से उसको ग्लास में ट्रांसफर करते हो तो पानी कम ज्यादा नहीं हो रहा है, वो उतना का उतना ही है। ऐसे ही बात करते हैं अगर उनके पार्टिकल्स के इंटरमीडिएट स्पेस की, तो क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमीडिएट स्पेस होगा वो कंपैरेटिवली सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो उनमें स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा इंटरमीडिएट स्पेस। अब जब इंटरमीडिएट स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। स्पेस ज़्यादा है तो अट्रैक्ट कम करेंगे एक दूसरे को। सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो इनमें अट्रैक्शन होगा वो दोनों के बीच का होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम नहीं होगा। ये कंप्रेसिबल तो होंगे पर थोड़े कम कंप्रेसिबल होंगे एज कंपेयर टू गैसेस, बट सॉलिड के कंपैरिजन में ये ज़्यादा कंप्रेसिबल होंगे। और रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड के कंपैरिजन में इनका ज़्यादा होगा बट गैसेस के कंपैरिजन में इनका कम होगा। गैसेस की बात की जाए तो गैसेस का ना तो कोई फिक्स शेप होगा ना कोई फिक्स वॉल्यूम होगा। ये जिस कंटेनर में जाएंगे उसका शेप तो ऑक्यूपाई कर लेंगे, पर अगर इनको एक्सटर्नल प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये हाईली कंप्रेसिबल होंगे। और जो इनके बीच का, अगर हम इनके बीच का वो देखेंगे, इनके बीच के उसको देखेंगे, इंटरमीडिएट स्पेस को देखेंगे तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट स्पेस होगा, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बीच वो तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। बिल्कुल बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैसेस के पार्टिकल्स के बीच। तो मूवमेंट भी ऑब्वियस सी बात है, जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उतना ही ज़्यादा मूवमेंट भी होगा। ये आराम से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक इस तरीके से मूव कर पाएंगे अच्छे से। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में हाई होगा। ये डायग्राम दिखा रहा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड, सॉलिड और गैसेस के बीच का, जो कि सॉलिड में बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, बिल्कुल है ही नहीं या कह सकते हैं आप। और लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, आराम से पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि डिफरेंस क्या है इन सब में। तो आप इसको इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंट दिखा सकते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात की जाए तो सॉलिड में देखा जाएगा कि फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम दोनों ही है। लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम तो है पर फिक्स शेप नहीं है। गैसेस में दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम नॉट फिक्स शेप, ना तो इनका फिक्स वॉल्यूम है और ना ही इनका शेप फिक्स है, ना कुछ भी चीज़ दोनों में से फिक्स नहीं है। सॉलिड में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे बिल्कुल, विदाउट लीविंग एनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। एंड लिक्विड में वही पार्टिकल्स क्या होगा आपका, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आने लगेगा, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा। और गैसेस में क्या होगा, गैसेस में तो पार्टिकल्स पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होंगे, जो कि आपको बिल्कुल दूर दूर दिखाई देंगे। सॉलिड क्या होगा, रिजिड होगा, बहुत हार्ड होगा। आप किसी भी आयरन नेल को देख लीजिए, आप ऐसे हाथों से उसको नहीं मोड़ पाएंगे। पर लिक्विड क्या होगा, वो किसी भी कंटेनर का शेप ले लेगा और एज कंपेयर टू सॉलिड रिजिड नहीं होगा। गैसेस में क्या होगा कि वो हाईली कंप्रेसिबल होंगे और रिजिड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो किसी भी उसका शेप ले सकते हैं और इजीली फ्लो भी हो जाते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं करता है बट लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास अरेंज हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास अरेंज है सॉलिड में। तो सॉलिड में क्या हो रहा है कि जब पार्टिकल पास पास अरेंज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा।
लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर है तो कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही बहुत थोड़ा सा मिलेगा, या तो अगर वो कंटेनर खुला हुआ है तो वो बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म ही हो जाएगा। जो सॉलिड की डेंसिटी होती है, डेंसिटी के बेसिस पे देखा जाए तो जो डेंसिटी होगी सॉलिड की वो जनरली हाई डेंसिटी होगी, लिक्विड में कंपैरेटिवली सॉलिड के लेस डेंसिटी होगी, और गैसेस में तो द डेंसिटी इज वेरी लेस। अब हम बात करते हैं कि स्टेट्स, ये एक तो हो गया पर्टिकुलर स्टेट है, अब ये स्टेट चेंज भी हो जाती हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर। द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज, कन्वर्जन हो जाता है स्टेट्स का। डिफरेंट स्टेट्स मैटर की डिफरेंट स्टेट में चेंज हो रही है, जैसे जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाती है। इफ you have ice and you can put it in room temperature, it will change into water, and when you heat up the water on the flame, then it become to boil and it change in water vapor। तो क्या हो रहा है, पहले वो आइस सॉलिड फॉर्म में थी, अब सॉलिड फॉर्म से वो क्या हुआ, चेंज हो गई, रूम टेम्परेचर पे आके वाटर में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गई, और लिक्विड फॉर्म से और उसको और ज़्यादा हीट किया तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके वो वेपर फॉर्म में आ गया, स्टेम के फॉर्म में आ गया, जो कि वेपर है, गैशियस स्टेट है इसका। ये गैशियस स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट होगा, दोनों ये वाटर का लिक्विड स्टेट होगा, और ये सॉलिड स्टेट में आ गया। तो क्या हुआ, ये आपस में चेंज हो रही है। अब इन हर एक टर्म को एक अलग अलग टर्म के थ्रू डिफाइन किया गया है। जैसे एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो वाटर था वो आइस का फॉर्म ले रखा था उसने एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसने क्या था, आइस का फॉर्म ले रखा था। और अगर ये इसी की बात की जाए कि एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में आ गया, और यही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, ये बॉईल करने लगा, वेपर के फॉर्म में आ गया। यहाँ ये था सॉलिड फॉर्म में आइस, यहाँ ये हो गया लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ ये हो गया वेपर फॉर्म में और गैस के फॉर्म में आ गया। तो इसको मेजर करने के लिए भी एक टेम्परेचर कहते हैं जिसमें हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर होता है। डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टेट डिफरेंट डिफरेंट होंगी। टेम्परेचर को कैसे, यूनिट क्या है टेम्परेचर की, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन जो इंटरनेशनल यूनिट है टेम्परेचर की, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम मेजर करेंगे तो इट शुड बी 273.15 केल्विन, और इसको राउंड ऑफ करके हम 273 केल्विन लिख सकते हैं। तो जब हम कोई भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन, तो हम लिख सकते हैं 273 केल्विन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या होता है कि कितने केल्विन में है या कितने सेल्सियस में है। सपोज अगर हमने दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना केल्विन हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस में है। अब इसको अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इट शुड बी 300 केल्विन। हाउ इट केम 300 केल्विन, 300 केल्विन ये कैसे आया, 27 प्लस 273 which comes to be 300। तो दिस शुड बी 300। ऐसे ही 0 डिग्री की बात की जाए, 0 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है अगर, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 273 केल्विन। यही अगर बात की जाए, अगर आपको कोई चीज दे रखी है केल्विन में, सपोज यहाँ आपको दे रखा है 300 केल्विन, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस। सो व्हाट यू विल डू, 300 माइनस कितना करेंगे अब, माइनस 273, 270, सॉरी इट शुड बी
273 यहाँ लिखा ही हुआ है, इसी को लेकर चलते हैं। 273 विच इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बाकी के सम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड ऑल द टर्म्स एंड जो इंटर कन्वर्जेबल स्टेट्स हैं इसकी, उनको पर्टिकुलरली क्या क्या टर्म दिए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।